एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। आज हम चर्चा करेंगे अपभ्रंश और अवहट। क्या अपभ्रंश और अवहट अलग अलग भाषाएं हैं या एक ही भाषा का समय के साथ निरंतर परिवर्तनशील रहना और सुधार करने की कोशिश में नाम में आया परिवर्तन है? अपभ्रंश और अपभ्रंश अलग अलग भाषाएं हैं या एक ही भाषा का विकसित होता रूप? अगर हम राहुल जी की बात माने तो उनका कहना है कि अपभ्रंश को संस्कृत, पाली और प्राकृत से भिन्न भाषा मानते हुए वह कहते हैं कि पाली और प्राकृत केवल शब्द रूपों को छोड़कर अन्य सभी बातों में संस्कृत का अनुकरण करती है, पर अपभ्रंश में ऐसा नहीं है। यहाँ आकर भाषा में असाधारण परिवर्तन हुए, उनका ढांचा बिल्कुल बदल गया। उनमें सुबंत और तिगंत की सृष्टि हुई। सुगंध शब्द रूपों में लगातार लगने वाले 21 प्रत्यय को सुबंत कहते हैं। प्रत्यय जो शब्द के अंतिम में लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाए उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तिगंत धातु या क्रियाओं के अंत में लगने वाले 18 प्रत्यय को तिगंत कहते हैं और इनमें निरंतर परिवर्तन आया और एक नया ढांचा का निर्माण हुआ, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि अपभ्रंश संस्कृत से भिन्न है। इसी के साथ साथ अपभ्रंश के कुछ शब्द कहो, गयु, गऊ, कहिजिए, ये शब्द बताते हैं कि अपभ्रंश का स्थान हिंदी के पास होना चाहिए या संस्कृत, पाली, प्राकृत के पास। वस्तुतः संस्कृत से पाली और प्राकृत तक का विकास एक कार्मिक या अविच्छिन्न प्रवाह के साथ हुआ है, अविच्छिन्न बिना डिवाइड हुए एक कंटिन्यूटी के साथ हुआ है, जिसके कारण ये पाली, प्राकृत और संस्कृत आपस में जुड़ी हुई और एक जैसी भाषाएं लगती है। लेकिन जब हम अपभ्रंश की बात करते हैं तो उसका विकास विच्छिन्न प्रवाह युक्त हुआ है, जिसके कारण हमें अपभ्रंश संस्कृत, पाली और प्राकृत से अलग मिलती है। अब जब हम देखते हैं कि डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने और डॉक्टर नामवर सिंह जी ने हिंदी के कुछ अपने समय में कुछ शोध पत्र प्रस्तुत किए, जिनमें उन्होंने कहा है कि अपभ्रंश और अवहट दो अलग अलग भाषाएं हैं। लेकिन जब हम कीर्तिलता, विद्यापति जी की कीर्तिलता जो कि 14वीं शताब्दी के मध्य में आई, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो कि 12वीं शताब्दी में आई, और ज्योतिश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर की बात करते हैं तो उनमें हमें संस्कृत के काफी शब्दों का इस्तेमाल मिलता है। लेकिन नामवर सिंह ने अपभ्रंश भाषा को शीर्ष प्रथम अध्ययन में अपभ्रंश की संज्ञा दी है, जो समय के साथ साथ परिवर्तित होती रही है। नामवर सिंह ने यह सुझाव तो दिया कि अपभ्रंश और अवहट अलग अलग है, लेकिन इसके स्वतंत्र रूप से पहचान नहीं हो पाई, जिसके कारण भ्रम पैदा होता है कि किस प्रकार अपभ्रंश और अवहट अलग अलग है। अगर अपभ्रंश अवहट से अलग है तो उसके क्या प्रमाण है, क्योंकि अपभ्रंश भाषा में लिखा गया साहित्य जो जैन और सिद्ध कवियों के द्वारा लिखा गया था वो अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती कि अपभ्रंश और अवहट अलग अलग भाषाएं हैं। इनकी पहचान का आधार उन्होंने संदेश राशक, प्राकृत पैंगलम, वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता और उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषाओं को माना है। यह आधार एक भाषा विशेष के लिए, जिसे नामवर सिंह अवहट कहना चाहते हैं, इतना कमजोर और अपर्याप्त संगत होता है कि इसका उल्लेख किया जा चुका है, जिस पर अपभ्रंश साहित्य कहते हैं। अपभ्रंश अलग अलग एक ही समय में देश के अलग अलग क्षेत्रों में अपभ्रंश साहित्य का निर्माण हो रहा था, जिसके कारण हम उनमें भाषाई रूप से एकता तो देख सकते हैं, लेकिन क्षेत्रीय आधार या देशीय आधार पर उसमें विभाजन की स्थिति मिलती है। जब हम पश्चिमी अपभ्रंश लिखित साहित्य को, जो जैन साहित्यकारों ने लिखा है, उनको देखते हैं तो उसमें नए की प्रधानता अधिक मिलती है, क्योंकि राजस्थान, गुजरात और आसपास के एरिया में बोले जाने वाली भाषा के कारण यह विभिन्नता का एक कारण हो सकता है। जब किसी भाषा का निर्माण होता है या साहित्यिक उस भाषा में साहित्य का निर्माण होता है तो उस साहित्य में, भाषा में निरंतर परिवर्तन आते हैं और उसकी
वह साहित्यिक भाषा अपनी प्रवृत्ति के साथ साथ आम बोलचाली की भाषा की रूढ़ियों को अपनाते हुए एक साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित होती रहती है। जब अपभ्रंश की एकरूपता और प्राकृतिक की रूढ़ियों के कारण और वैवादिक जीवित भाषाओं के वैविध्य के कारण धीरे धीरे प्राकृतिक की रूढ़ियां त्याज्य हो गई, जिसके फलन हिंदी क्षेत्र में अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, दक्कनी हिंदी के रूप और मैथिली के साहित्य सामने आया। बोलचाली की भाषा के रूप में तो ये भाषाएं पहले ही थी, ना जाने ये कब से विद्यमान थी। एक भाषा विकसित होते हुए उसमें साहित्यिक भाषा बनने के कारण अनेक परिवर्तन आते। तद्भव करने में पाली और प्राकृत एक सी रही है। राहुल जी ने आगे यह भी लिखा है कि संस्कृत की और पाली और प्राकृत ने जिन शब्दों को संस्कृत में कठिनाई से प्रयुक्त किया जाता था, उन्हें अपने आराम के सुविधा के अनुसार परिवर्तित कर लिया। इसी तरह का परिवर्तन हमें तुलसीदास जी के काव्यों में भी देखने के लिए मिलता है, जहां वो संस्कृत के शब्दों को अवधि में परिवर्तित कर लेते हैं। पर जब हम अपभ्रंश की बात करते हैं तो अपभ्रंश के साहित्य में तो तद्भव शब्दों की प्रचुर मात्रा मिलती है, पर बोलीचाली के शब्दों में तत्सम शब्द के शुद्ध रूपों का खूब प्रयोग किया जाता है। इस संबंध में हरमन याकोबिका का यह राय है कि कथन गौर करने लायक है कि अपभ्रंश एक मिश्रित भाषा थी, जिसने अपने शब्दकोश का अधिकांश साहित्य प्राकृत से ग्रहण किया था और व्याकरणिक गठन देश भाषाओं से हुआ था, क्योंकि अपभ्रंश को एक भाषा न मानकर भाषाई परिवार माना है, जिसके अंदर हिंदी के अंदर आने वाली सभी भाषाएं सम्मिलित थी। इसी कारण उनकी व्याकरण पाली प्रकृति से अलग थी। इसके फलन साहित्य अपभ्रंश में देशगत भेद स्वाभाविक है, क्योंकि राजस्थान और गुजरात, जैसा कि हम देख चुके हैं कि एरिया में क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा और बिहार, झारखंड वाले यूपी, उत्तर प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा में परिवर्तन होता है। लेकिन जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में नए और नए दोनों शब्द मिलते हैं, लेकिन अधिक प्रयोग नए का होता है। अणय के साथ आरंभिक शब्द नहीं होते। यही चीज हमें अपभ्रंश में भी देखने के लिए मिलती है। अपभ्रंश में नए का प्रयोग जैन कवियों ने काफी किया है और अणय का प्रयोग मिलता है, पर उतनी प्रचुरता के साथ नहीं मिलता। जब हम पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की बात करते हैं तो उन्होंने बताया है कि लेखन शैली भिन्नता के कारण अपभ्रंश में हो जाने वाले ध्वनिगत परिवर्तनों की ओर उन्होंने संकेत किया है। हम कह सकते हैं गुलेरी जी की पुरानी हिंदी और राहुल जी की अपभ्रंश या अवहट या आरंभिक हिंदी, यह सभी एक ही भाषाएं हैं जो अपने समय के साथ निरंतर परिवर्तनशील रहते हुए और अपने विकास की तरफ अग्रसर होते हुए समय समय पर इनके नाम में परिवर्तन आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आंसर गाइड।